Hello students, in this particular video we are going to study chapter number 11 biotechnology principles and processes, and this is the second video of the chapter. In the previous video I have already covered the introduction. Today we are going to talk about the tools of biotechnology. Biotechnology के क्या क्या tools हैं recombinant DNA technology में उनकी हम बात करेंगे. So before I proceed further, you must know what exactly is the meaning of tools. सो टूल्स को समझिए पहले. सपोज एक हमारे पास एक डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए हमारे पास प्रेजेंट है. लेट्स से दिस इज वन बैक्टीरियल सेल एंड इट हैज द प्लाज्मिड. सो फ्रॉम दैट बैक्टीरियल सेल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रिमूव दैट प्लाज्मिड आउट. नाउ जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो हमने प्लाज्मिड निकाल लिया अपना डीएनए से, बैक्टीरियल सेल से. अब जो हमारा डिजायर्ड जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लेट्स से इट इज दिस, और इसको हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है. सो प्लाज्मिड के अंदर जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना इंसर्ट करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. दिस इज कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस टेक्नोलॉजी को ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं. अब देखिए इसमें जो वेरियस टूल्स हैं जो यूज होते हैं इस टेक्नोलॉजी में, उसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब समझिए. देखिए यहाँ से हम प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल के अंदर से हम निकाल रहे हैं और फिर इसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर रहे हैं. तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से प्लाज्मिड को कट करना पड़ेगा. वी विल हैव टू कट द प्लाज्मिड. देन वी विल हैव टू कट द जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो. जिस ऑर्गेनिज्म से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं उसको भी हमें कट करना पड़ेगा. तो कट करने के लिए हमें किसी सीजर की जरूरत होगी. तो वो सीजर एक्चुअली में क्या होता है, वो सीजर होता है एंजाइम. ठीक है, वो सीजर होता है एंजाइम, और उसको वो जो स्पेसिफिक जो सीजर यहाँ यूज होती है दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर, और वी कैन ऑल्सो से दैट द मॉलिक्यूलर scissor here which is used, it is restriction enzyme. Okay, so I will again repeat. प्लाज्मिड को अगर हमें कट करना है, डिजायर डीएनए फ्रैगमेंट को अगर हमें कट करना है, तो हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जो डीएनए को कट करता है. और क्योंकि वो डीएनए को कट करता है इसीलिए हम उसको मॉलिक्यूलर सिजर्स कहते हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो है कि ये एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानता है, और फिर वो उस सीक्वेंस को पहचान के उसको अवे फ्रॉम द सेंटर कट करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ ई कोलाई. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन ई कोलाई, देयर इज द सीक्वेंस GAATTC which the enzyme recognizes, and one thing important is to be noted here कि इसका जो एक स्ट्रैंड है उस पे सीक्वेंस GAATTC अगर प्रेजेंट है, तो उसका जो ऑपोजिट स्ट्रैंड होगा उस पे भी सेम सीक्वेंस प्रेजेंट होगा अगर उसको हम दूसरी डायरेक्शन में उसे पढ़े, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर पढ़े. लेट्स से दिस इज द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, and this is the 5 prime to 3 prime end this way. So the complementary base to C is G, A is complementary to T, A is complementary to T. Okay, so this way I have written the sequence, and अगर आप इसे ध्यान से देखें तो जो इस डायरेक्शन में मैं इसे पढ़ रही हूँ GAATTC, सेम वही पढ़ा जा रहा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में GAATTC. तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है उसको हम कहते हैं पैलिंड्रोम सीक्वेंस. और जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, वो इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है. तो इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का नाम है रिकॉग्निशन सीक्वेंस. रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट भी हम कह सकते हैं, रिकॉग्निशन साइट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम. तो ये कौन से एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट है, ये इको R1 की, जो कि हम ई कोलाई से मिलता है, इको R1. आई विल अगेन रिपीट, इको R1 नाम का जो एंजाइम है जो कि हमें ई कोलाई बैक्टीरिया से मिलता है, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को जो जिसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं. और रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है वो एक पैलिंड्रोम होता है.
पैलिंड्रोम का मतलब होता है ऐसा कोई सीक्वेंस हो जो दोनों डायरेक्शन में सेम पढ़ा जाए। ओके, जैसे GAATTC दूसरे ऑपोजिट स्ट्रैंड पे अगर हम देखें तो ये तब भी इसको हम GAATTC ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को अगर हम देखें तो सेम सीक्वेंस आता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि ये हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर कट करता है, डीएनए को अवे फ्रॉम द सेंटर कट करता है। I'll take the same example, इको R1 का GAATTC GAATTC, तो ये सेंटर क्या हुआ इसका, सेंटर तो ये है इस सीक्वेंस का, लेकिन जो इको R1 एंजाइम है वो उसको कहाँ पे कट करेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, इस पर्टिकुलर पोजीशन में G और A के बीच में कट लगाएगा, और वो इस दूसरे वाले स्ट्रैंड पे भी G और A के बीच में कट लगाएगा। तो इस तरह से जब ये सेगमेंट सेपरेट होंगे, देखो यहाँ पे सबके बीच में हाइड्रोजन बेस पेयरिंग है, ठीक है, तो ये सेगमेंट जब कट होने के बाद जो सेपरेट होंगे, और ये कहाँ पे कट लगा रहा है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बीच में, एक्चुअली इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है शुगर के बीच में, तो ये फॉस्फोडाइस्टर जो बॉन्ड होता है उसको कट करता है। तो इस तरह से देखिए ये दोनों सेगमेंट अब इस तरह से सेपरेट होंगे, GAATTC, और यहाँ रहेगा दूसरे वाले स्ट्रैंड पे CTTA, और यहाँ से ये G अलग हो गया दिस वे। तो इस तरह के जो एंड्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द स्टिकी एंड्स। अगर सपोज ये अगर बिल्कुल सेंटर में से बीच में से कट हो जाता तो ये इस तरह से दिखता कुछ GAATTC CTTAAG, तो ये कुछ इस तरह से दिखता। इस तरह के जो एंड्स जो बनते हैं उनको हम कहते हैं ब्लंट एंड्स, BLUNTENDS, ब्लंट एंड्स, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में, ऐसा नहीं होता, ब्लंट एंड्स जो है वो नहीं बनते हैं, बल्कि स्टिकी एंड्स बनते हैं। और स्टिकी एंड्स कुछ इस तरह से बनते हैं जब अवे फ्रॉम द सेंटर रिकॉग्निशन सीक्वेंस को कट किया जाता है। Okay, so now let's come back. Let's see what is mentioned in the NCERT. Tools of recombinant DNA technology. Now we know from the ongoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools: restriction enzymes, polymerase enzyme, ligase, vectors and the host organism. Let us try to understand some of these in detail. अब देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब जो एक डीएनए है उस डीएनए में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर इंसर्ट कर दें ताकि जो हमारा जो डिजायर्ड प्लांट है या डिजायर्ड एनिमल है वो उसी पर्टिकुलर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक्सप्रेस करने लगे, तो इस तरह से ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस टेक्नोलॉजी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को ही हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, या वी कैन से बायोटेक्नोलॉजी इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या टूल्स हैं। सबसे पहले हमें डीएनए को कट करना है, तो डीएनए को कट करने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। तो ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो तब तक पूरी नहीं हो पाएगी जब तक ये सारी चीजें ना हो। तो सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम का मतलब जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन करे, पॉलीमराइजेशन मतलब उसकी लेंथ को इंक्रीज करे। लाइगेस एंजाइम फंक्शन होता है लाइगेस का, जोड़ने का काम करता है, ठीक है, एक फेविकॉल की तरह होता है। लाइगेस एंजाइम बॉन्ड्स फॉर्म करता है और डीएनए के सेगमेंट्स को जोड़ता है। वेक्टर भी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए ये वेक्टर है प्लाज्मिड, वेक्टर होगा तभी तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाएंगे। एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें हमें एक्चुअली में ट्रांसफर करना है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारे जो हो गए ये सब है टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब उसमें सबसे पहला टूल है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को सबसे पहले 1963 में आइसोलेट किया गया था। 1963 में एक्चुअली दो एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया, दो एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया, और ये दोनों एंजाइम्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। इसका मतलब समझो आप, सपोज ये एक बैक्टीरिया की सेल है,
बैक्टीरिया को सेल को जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं उन वायरसेस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ये एक बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज एक्चुअली में करता क्या है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की सेल से अटैच होगा, ओके, और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें ट्रांसफर कर देता है। ओके, सो द बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस व्हिच इन्फेक्ट्स अ बैक्टीरिया। तो 1963 में क्या देखा गया कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम लेट्स से ई कोलाई है, दिस इज ई कोलाई बैक्टीरिया, और इस ई कोलाई बैक्टीरिया में से ऐसे दो एंजाइम्स पता किए गए जो कि बैक्टीरियोफेज को ग्रो नहीं करने देते हैं, ठीक है। इसीलिए लिखा है कि to in 1963 two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated। तो 1963 में दो एंजाइम्स आइसोलेट किए गए ई कोलाई के अंदर से, एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर से, जो कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोकते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। कौन थे वो दो एंजाइम्स? एक सबसे पहला था मिथाइलेज और दूसरा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब मिथाइलेज का क्या फंक्शन होता है? मिथाइलेज जो है वो मिथाइल ग्रुप्स ऐड करता है डीएनए पर। मिथाइल ग्रुप क्या? CH3 ग्रुप एडेनिन पे ऐड करता है और वो साइटोसिन बेस पे ऐड करता है, ठीक है। जो पहला एंजाइम है उसका नाम है मिथाइलेज और इसका फंक्शन ये होता है कि वो डीएनए पे मिथाइल ग्रुप ऐड करता है। डीएनए पे जहां जहां एडेनिन होगा, जहां जहां साइटोसिन होगा, वहां पे वो मिथाइल ग्रुप्स ऐड कर देगा, तो जिससे कि डीएनए को प्रोटेक्शन मिल सके। दूसरा है वाइल द अदर कट डीएनए, और जो दूसरा एंजाइम जो मिला था उसका फंक्शन था कि वो डीएनए को कट करता था और उसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो डिस्कवर किया गया था वो था HINT2, और उसका फंक्शन था whose functioning depended on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। मतलब सबसे पहले ये डिस्कवर किया गया था, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कैरेक्टराइज को किया गया था 5 इयर्स के बाद, और ये देखा गया था कि इसका जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे। और यहाँ पे हम अगर कह रहे हैं पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे डिपेंड करता है उसका फंक्शन, इसका मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस की। रिकॉग्निशन सीक्वेंस मतलब वो सीक्वेंस जो पहचाना जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, ठीक है। मैंने बताया था ना अभी, जैसे GAATTC। अब क्या करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये देखता हुआ आता है, ठीक है, इसे एक्सप्लोर करता हुआ आता है डीएनए को, और जहां इसे देखता है कि ये सीक्वेंस GAATTC प्रेजेंट है, वहीं पे ये कट कर देता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को, ठीक है। सो इट वाज फाउंड दैट HINT2 always cut DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence, ठीक है। recognizing a specific sequence मतलब कि वो recognition sequence को पहचानता है। और HINT2 का जो recognition sequence होता है, ये याद रखने वाली बात है, इसमें 6 base pairs होते हैं, and this specific base sequence is known as recognition sequence for HINT2। तो HINT2 क्या है? HINT2, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, HINT2 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है, ओके। और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो 6 बेस पेयर लॉन्ग होता है, और ये जो मैंने लिखा हुआ है AAAGCTT, ये है इस पर्टिकुलर एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको याद रखना है कि ये HINT2 का सीक्वेंस है, HINT2। दूसरा एग्जाम्पल है इकोलाई से मिलने वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoR1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ये GAATTC। तो ये दोनों सीक्वेंस तो बिल्कुल आपको याद रखने हैं। HINT2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है AAGCTT और इकोलाई का है GAATTC, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। Which of the following sequence is most likely to be a restriction enzyme recognition site? देखो 4 सीक्वेंस हमें दिए गए हैं, इसमें हमें ये पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा सीक्वेंस है जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट है। तो पहली नजर में अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि शायद चारों के चारों ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के, लेकिन इसको
सॉल्व करने का, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक सीक्वेंस लिखो, इस सीक्वेंस को अलग लिख लो, CGG CTT, ठीक है। लेट से ये 5 प्राइम है एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। मैंने आपको बताया था कि एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक फीचर होता है रिकग्निशन सीक्वेंस का, कि वो पैलिंड्रोम होता है। पैलिंड्रोम मतलब दूसरे स्टैंड पे ही वो सेम तरीके से पढ़ा जाता है। तो इसका अगर हम ऑपोजिट स्टैंड अगर हम बना के देखें तो वो बनेगा AAGCCG। अब इसे देखो, क्या ये इसके सेम है? क्या CGGCTT और ये है AAGCCG? तो ये तो नहीं है, ये तो रॉन्ग हो गया। अब दूसरा सीक्वेंस देखते हैं, GGGCCA। इसके ऑपोजिट सीक्वेंस लिख लेते हैं, TGGCCC। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये इसको ऐसे पढ़े तो GGGCCA, ऐसे पढ़े तो TGGCCC, तो ये भी रॉन्ग हो गया। थर्ड देखते हैं हम, GTAATG। इसका ऑपोजिट बनाते हैं, CATTAC। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि इधर की डायरेक्शन में तो ये पढ़ा जा रहा है GTAATG और दूसरी डायरेक्शन में ये पढ़ा जा रहा है CATTAC। ये भी गलत हो गया। अब फोर्थ देखते हैं हम, GTCGAC। तो इसका ऑपोजिट हम बनाते हैं GTCGAC। ये है करेक्ट, क्योंकि इसको ऐसे पढ़े तो भी ये GTCGAC है, इसको ऐसे पढ़े तो भी ये GTCGAC है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में एनसीईआरटी में। मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब तक 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उनको आइसोलेट किया जा चुका है। और वो कितने बैक्टीरिया से मिले हैं? 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से मिले हैं। अब इनकी नेमिंग देखते हैं कि नेमिंग किस प्रकार की जाती है। सपोज इको R1 की ही अगर हम बात करें तो इको R1 वो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। इट इज द नेम ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जिस बैक्टीरिया से इसको निकाला गया उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई या फिर एस्चेरिशिया कोलाई। अब देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर है वो आता है इसके फर्स्ट लेटर, जो इसका जो जीनस है उसके फर्स्ट लेटर से। इसके सेकंड जो दो लेटर्स है वो आते हैं स्पीशीज के 2 लेटर्स से। यहां से आर जो होती है वो होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन अगर आपको याद हो, स्ट्रेन मतलब टाइप। जैसे कि हमने जब ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो भी हमने पढ़ा था कि ग्रिफिथ ने जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया चूज किया था उसकी भी 2 स्ट्रेन होती हैं, एक तो वायरुलेंट स्ट्रेन और नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। अगर आपको याद हो तो जो आर है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन को, और जो ये रोमन नंबर में जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब सीक्वेंस इन विच द एंजाइम वाज आइसोलेटेड। मतलब लेट्स से इको R1 में से ही फॉर एग्जांपल 4 एंजाइम्स को हमने आइसोलेट किया, तो पहले वाले का नाम हो गया इको R1, दूसरे का इको R2, तीसरा इको R3, चौथा इको R4। सो दिस इज just the example. So this Roman number 1, it is representing the order in which the enzyme was isolated. So the convention for naming these enzymes is the first letter of the name comes from genus, ठीक है। फर्स्ट लेटर आया जीनस से, सेकेंड 2 लेटर्स आते हैं स्पीशीज से, जिस बैक्टीरिया से इसको निकाला गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इको R1 कम्स फ्रॉम एस्चेरिशिया कोलाई RY13। इन इको R1 द लेटर R का मतलब होता है कि ये कौन सी स्ट्रेन है इसकी, और रोमन नंबर जो है वो इंडिकेट करता है ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड, जिस ऑर्डर में एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया है। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो बिलोंग करते हैं न्यूक्लिएजेस को। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करते हैं न्यूक्लिएजेस को। न्यूक्लिएजेस क्या होता है? न्यूक्लिएज एक ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एंजाइम है जो कि डीएनए को कट करते हैं। न्यूक्लिएज इज अ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एंजाइम व्हिच कट द डीएनए। न्यूक्लियस इज ऑफ 2 टाइप्स।
पहला टाइप है एक्सोन्यूक्लियस, चलो इसको एक्सोन्यूक्लियस लिख देते हैं पहले, एक्सोन्यूक्लियस, और दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। ये भी डीएनए को कट करेगा, ये भी डीएनए को कट करेगा, लेकिन ये डीएनए को साइड से कट करता है, बाहर की साइड से कट करता है, एंड से कट करता है। ओके, इट कट्स द डीएनए फ्रॉम द एंड्स। लेकिन जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो डीएनए को कट करता है इन बिटवीन एनीवेयर इन बिटवीन इट कट्स द डीएनए। सो आई अगेन रिपीट, न्यूक्लियस is a broad category of enzyme which cut the DNA. It is divided into again two categories. First is exonuclease which cut the DNA from ends, and endonuclease which cut the DNA in between. So ये जो restriction enzyme है ये कौन से enzyme है? ये endonuclease है. So restriction enzyme belong to a larger class of enzymes called nucleases. These are of two kinds. एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं? ये रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड को फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए, और जो एंडोन्यूक्लियस है ये कट करते हैं डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन में। स्पेसिफिक पोजीशन मतलब डीएनए को विद इन डीएनए ये कट करते हैं ये एंजाइम। Each restriction endonuclease functions by inspecting the length of a DNA sequence. Once it finds, ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी जिसको हम कहते हैं, वो अपना रिकग्निशन साइट सीक्वेंस को पहचानते हुए चलता है, डीएनए को देखता हुआ चलता है, इंस्पेक्ट करता हुआ चलता है, और जहां भी उसको मिलेगा अपना रिकग्निशन सीक्वेंस वो वहीं पर रुक जाएगा और वहां पे वो कट कर देगा डीएनए को एक पर्टिकुलर दो पर्टिकुलर बेसिस के बीच में। So once it finds a specific recognition sequence, जब वो अपना recognition sequence को पहचान लेता है तो वो डीएनए से बाइंड हो जाएगा और कट कर देगा दोनों स्ट्रैंड्स को। डबल हेलिक्स जो होता है, ये जो डबल हेलिक्स डीएनए है इसके दोनों स्ट्रैंड को कट कर देगा स्पेसिफिक पोजीशन पे। और कहाँ पे कट करता है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन में। ठीक है, जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, यहाँ देखो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन पे ये कट करता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं जिस स्पेसिफिक लोकेशन को वो पहचानते हैं वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। जैसे कि मलयालम को ऐसे पढ़े तो भी मलयालम लिखा जाता है, मलयालम को ऐसे पढ़े तो भी मलयालम होता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम सीक्वेंस को पढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो सीक्वेंस को पढ़ेंगे, तो उसको ऐसे मत पढ़ लेना कि इस डायरेक्शन में भी ये लिखा है तो दूसरे डायरेक्शन में भी ऐसे ही होना चाहिए, नहीं। उसको हम दोनों स्ट्रैंड्स पे देखेंगे, दोनों स्ट्रैंड्स पे उसका सीक्वेंस देखेंगे कि अगर ये लिखा है GAATTAAG तो ये दूसरे स्ट्रैंड पे भी सेम इसी तरह से पढ़ा जाए, तभी वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकग्निशन सीक्वेंस है। ठीक है, देखो अब इसके एग्जाम्पल हम एक बार देख लेते हैं। जो 3 मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, सबसे पहला है GAATTAAG। इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम लिखेंगे तो ये होगा CTTAATTC। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सीक्वेंस नहीं है। दूसरा वाला चेक करते हैं, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लिखेंगे तो ये पढ़ा जाएगा GAATTC। तो ये सीक्वेंस हो गया। ऑपोजिट स्टैंड पे भी, ये वाला स्टैंड तो GAATTC है, ऑपोजिट स्टैंड भी GAATTC है। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। इसका ऑपोजिट स्टैंड पे ये होगा CTTAAG। तो ये भी इस डायरेक्शन में भी ये CTTAAG है और इस डायरेक्शन में भी ये CAATTG है। तो ये जो दोनों जो सीक्वेंसेस हैं ये रिकग्निशन सीक्वेंसेस हो सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इसको जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, एक बार डायग्राम को भी समझते हुए चलते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये वाला डायग्राम जरूर बनाना है, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो देखते हैं एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरह से एक्ट करते हैं। जो एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है सेम साइट पे। ठीक है, यहाँ पे जी और ए के बीच में अगर कट लगाया तो यहाँ भी जी और ए के बीच में कट लगेगा। GAATTC है, इसका मतलब कौन सा
एंजाइम की यहाँ बात हो रही है इको R1 की, तो इको R1 GAA TTC को पहचाना उसने और कट लगाया G और A के बीच में, दूसरे स्ट्रैंड पे भी G और A के बीच में कट लगाया। ठीक है, ये है हमारा वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए मतलब ये वाला डीएनए। ठीक है, इसको मैंने ग्रीन कलर से बना दिया और इसमें ये मैंने ब्लू कलर का सेगमेंट जो है ये हमारा है फॉरेन डीएनए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे इसे कट लगाया, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस पे कट लगेगा तभी तो वो आपस में ज्वाइन होंगे, नहीं तो फिर सीक्वेंस अलग हो जाएगा। अगर हम अलग अलग एंजाइम यूज करेंगे तो अलग अलग सीक्वेंस हो जाएंगे, तो वो ज्वाइन ही नहीं हो पाएंगे। तो जिस एंजाइम से हम इसको कट कर रहे हैं प्लाज्मिड को या वेक्टर डीएनए को, उसी एंजाइम से हम फॉरेन डीएनए को कट करेंगे। तो ये फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए पे भी वही रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी जी और ए के बीच में कट हो रहा है, यहाँ भी जी और ए के बीच में कट हो रहा है, और कौन सा एंजाइम की बात कर रहा है ये कट, इको R1। तो यहाँ स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए, ये ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस हो गई TTAA, और यहाँ पे भी ये सेम ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस है TTAA। तो ये दोनों स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए वेक्टर फॉरेन डीएनए के भी और वेक्टर डीएनए के भी, और ये दोनों आपस में आसानी से लाइगेट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों के स्टिकी एंड्स सेम है। ए देखो यहाँ आएगा तो ए टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये वाला ए यहाँ आएगा इस वाले टी के साथ, इस वाले टी के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ये टी इस ए के सामने आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला टी इस ए के सामने आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों वेक्टर डीएनए और जो हमारा प्लाज्मिड डीएनए दोनों इस तरह से आपस में लाइगेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। पैलिंड्रोम सीक्वेंस हम पढ़ चुके हैं। पैलिंड्रोम इज इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम, जो कि सेम पढ़ा जाता है दोनों स्ट्रैंड पे, अगर रीडिंग की जो ओरिएंटेशन है उसको हम सेम रखें, लेकिन दोनों अलग अलग स्ट्रैंड पे। जैसे कि GAA-TTC का एग्जांपल स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ मैं, GAA-TTC, और दूसरे स्ट्रैंड पे भी GAA-TTC प्रेजेंट है, तभी हम इसको पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। और ये रिकग्निशन एंजाइम का जो सीक्वेंस, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो रिकग्निशन सीक्वेंस है वो एक पैलिंड्रोम होता है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ कट करते हैं, डीएनए को अवे फ्रॉम सेंटर कट करते हैं, अवे फ्रॉम द सेंटर कट करते हैं दोनों स्ट्रैंड्स पर, और इसी वजह से स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं, इसी वजह से स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। और स्टिकी एंड्स दोनों स्ट्रैंड पे प्रोड्यूस होते हैं ताकि उनको हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आपस में आसानी से जुड़ सके, वेक्टर का और प्लाज्मिड का, वेक्टर का और डिजायर्ड डीएनए का। सो दिस स्टिकीनेस एंड्स फैसिलिटेट्स द, प्लस ये जो स्टिकीनेस जो प्रोड्यूस हुई, जो डीएनए के जो स्टिकी एंड्स बने, ठीक है, ये डीएनए लाइगेज एंजाइम के को भी हेल्प करते हैं आपस में दो स्ट्रैंड्स को जोड़ने में। ठीक है, डीएनए लाइगेज मैंने आपको बताया था, डीएनए लाइगेज वो एंजाइम होता है जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम करता है। तो डीएनए लाइगेज का काम और आसान हो जाएगा अगर यहाँ पे स्टिकी एंड्स प्रेजेंट है। So this stickiness of ends facilitates the action of enzyme DNA ligase. Now restriction endonuclease, they are used in genetic engineering to form recombinant DNA molecule of DNA which are composed of DNA from different sources or genomes. So restriction endonuclease को हम genetic engineering में use करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें recombinant DNA बनाना होता है। और recombinant DNA क्या किसको कहते हैं? recombinant DNA हम उस DNA को कहते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड में या पर्टिकुलर डीएनए में हमने अपना कोई दूसरा अगर डीएनए का सेगमेंट अगर हमने ऐड कर दिया है तो हम उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। सो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैव द सेम काइंड व्हेन कट बाय द सेम। अब उसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि अगर हम दो सेगमेंट्स को, डीएनए के दो सेगमेंट्स को जोड़ना है तो उन दोनों को हमें सबसे पहले तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना चाहिए, फिर डीएनए फ्रैगमेंट्स के सेम स्टिकी एंड्स होने चाहिए और उनको फिर डीएनए लाइगेज आपस में जोड़ देता है। Now let's have a look at the other diagram. It is again from NCERT. इसमें देखिए ये फॉरेन डीएनए है, इस फॉरेन और ये वेक्टर डीएनए है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको भी कट किया, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने फॉरेन डीएनए को भी कट किया, ताकि
जो स्टिकी एंड्स है वो सेम बने रहे। तो इस वाले जो सेगमेंट को हम अब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो लाइगेज जो है वो दोनों को ज्वाइन कर देगा फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड में, और जो नया मॉलिक्यूल जो हमारा बन के आया इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इसमें देखिए ये आ गया, ये ब्लू कलर का ये जो स्ट्रेच है ये फॉरेन डीएनए यहाँ प्रेजेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के आया, अब हम चाहेंगे इसकी मल्टीपल कॉपीज बने। ठीक है, इसकी मल्टीपल कॉपीज बने, और इसकी मल्टीपल कॉपीज कब बनेंगी? जब हम इस प्लाज्मिड को वापस से, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस से हम बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये इकोलाई सेल है, इकोलाई बैक्टीरियल सेल, इसके अंदर हमने अपना जो प्लाज्मिड है ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो कि एक्चुअली में है एक प्लाज्मिड ही, तो उसको हमने इसमें बैक्टीरिया की सेल में इंसर्ट कर दिया। और बैक्टीरिया की सेल में जब हम इंसर्ट करते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या होगा, सेल डिवाइड करेगी, बैक्टीरिया की सेल डिवाइड करेगी, तो बैक्टीरिया की सेल जैसे जैसे डिवाइड करती रहेगी तो इस जो प्लाज्मिड है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनती रहेंगी, और प्लाज्मिड के साथ साथ उसमें जो हमने इंसर्ट किया था अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसकी भी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होती रहेंगी। So you may have realized that normally unless one cuts the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, the recombinant vector cannot be created। तो एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली है कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें यूज करना है वेक्टर को कट करने के लिए, प्लस जो प्लाज्मिड है जो प्लाज्मिड वेक्टर है, प्लस जो हमारा डिजायर्ड डीएनए, लेट्स से ये डिजायर्ड डीएनए है, ये हमारा प्लाज्मिड है, तो दोनों को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही कट करेंगे, तभी हमारे सेम स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे, और तभी ये दोनों आपस में लाइगेट होंगे, आपस में जुड़ेंगे। कौन से एंजाइम जोड़ता है इनको? डीएनए लाइगेज। So you have to learn all these characteristics that I have just discussed when we are writing about the restriction enzyme. So that's it in this particular video. In the next class, in the next video, we will be covering gel electrophoresis. Thank you.